दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कि साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर की कौन कौन सी है। उसमें हमने दोस्तों दो पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से? फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होती है और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है। आज हम दोस्तों उसके आगे की कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण के बारे कि भैया हर चीज़ का एक प्रमाप होना चाहिए कि क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, साइज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वेट का स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनने चाहिए। हर कंपनी को एक स्टैंडर्ड तैयार कर लेना चाहिए। टेलर का ऐसा मानना था, टेलर ने ऐसा बोला है। और मैंने बताया दोस्तों टेलर ने क्या कहा था कि ये फिक्स करने के लिए कि स्टैंडर्ड क्या हो उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए हमें कुछ स्टडीज़ करनी पड़ती है। तो वही स्टडीज़ यानी वही टेक्निक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहली हमारी स्टडी है कौन सी? फटीग स्टडी यानी थकान अध्ययन। तो दोस्तों जब हम सबसे पहले क्या सुनते हैं? थकान वर्ड सुनते हैं। स्टडी पर मत जाइए, पहले थकान शब्द पे जाइए। थकान सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में दोस्तों आएगा कि थकान क्यों होती है। कोई आदमी लगातार काम करता है तो थकान होती है, कुछ भी काम करे। चाहे वो क्रिकेट खेलता है, लगातार खेलेगा तो थकान होगी। चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है, लगातार कर रहा है, थकान होगी। कोई ड्राइवर है, कार चला रहा है, थकान होगी। कोई भी काम करो, पैदल चल रहा है तो थकान होगी। मतलब कोई भी काम करें, अगर लगातार कोई काम करते हैं तो थकान होती है। और फिर क्या चाहिए होता है दोस्तों? हमें हमें आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। मतलब कहने का मतलब रेस्ट चाहिए कि नहीं? तो रेस्ट तो चाहिए दोस्तों, बिल्कुल चाहिए हमें रेस्ट। कोई मशीन थोड़ी है जो लगातार चलती रहे। अच्छा, मशीन भी दोस्तों लगातार नहीं चलती, मशीन को भी रेस्ट चाहिए। अब उसका एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मान लो आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, दूर जा रहे हो, समझ लो कार में जा रहे हो, दूर जा रहे हो। क्या आप ब्रेक नहीं लेते? क्या रास्ते में चाय पानी पीने या नाश्ता करने रुकते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि यार हम सामान्य क्या बोलते हैं, हम नॉर्मली कि गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी को आराम की ज़रूरत है, बोलते हैं कि नहीं? आपने किसी ना किसी ने कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा कि हाँ भाई गाड़ी गर्म हो गई तो रेस्ट चाहिए। तो हर चीज़ को दोस्तों रेस्ट की ज़रूरत है। थकता तो आदमी सभी है, मशीन भी थकती है, मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है मान। तो यही स्टडी करना है हमें कि भैया रेस्ट लिया जाए तो कितने रेस्ट ली जाए, कितने टाइम के लिए लिए जाए, ये हमें स्टडी करना है इसमें। ठीक है, इस स्टडी में। तो भैया टेलर ने साफ बोला है कि मन से तो कुछ डिसाइड करो मत कि हाँ भाई इतनी देर का ब्रेक ले लो आप या फिर इतने ब्रेक ले लो। मन से डिसाइड करो मत। सीधा क्या करो, एक वर्कर लो, एक एवरेज वर्कर, और उसको नोट करो। ठीक है भाई, वो जॉब कर रहा है, उसको नोट करो और ये देखो कि वो कब कब से उसको थकान महसूस होने लगती है। ये देखो, आप काम कर रहे हैं, काम स्टार्ट किया समझ लो आज सुबह 8 बजे से, तो उसको ये देखो कि थकान कब स्टार्ट हो रही है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो ये नोट डाउन करो, ठीक है आप। और उसका एफिशिएंसी लेवल कब गिर रहा है, मतलब जो भाई 1 घंटे में समझ लो कोई 100 पीस काट रहा है, तो वो जैसे 80 पर आ जाए, 60 पर आ जाए, तो ये एफिशिएंसी गिर रही है। मतलब वो गेटिंग टायर्ड, ही इज गेटिंग टायर्ड, वो थक रहा है। ठीक है, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि कब उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है। ठीक है, और फिर उसको ब्रेक देना है, और फिर उसको ब्रेक देना है हमें। अब आप ब्रेक दोगे तो ब्रेक कितनी देर का दोगे? तो ब्रेक उतनी देर का दो जितनी देर में वो फ्रेश हो जाए। आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा, समझ लो आधे घंटे का ब्रेक दे दिया और वो पूरा फ्रेश हो चुका है। ठीक है, अब फिर से वापस उसको नोट करना है हमें कि हाँ भाई वो फ्रेश हो चुका है और वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा, फिर से वही परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस प्रकार से कुछ स्टडी करनी है। अच्छा, जो आपने ब्रेक दिया, समझ लो ब्रेक दिया, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आ पा रही। मतलब वो पहले 100 पीस काट रहा था, अब वो 80 या 90 ही काट पा रहा है, तो मतलब उसको सफिशिएंट ब्रेक नहीं मिला, वो फ्रेश नहीं हुआ। ये चीज़ देखनी होती है। तो ब्रेक फिर अपन अगली बार क्या करेंगे, उसको ब्रेक को थोड़ा बढ़ा कर देखेंगे ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस वही आ जाए पहले वाली थी जो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टडी हमें करनी होती है। तो ये है दोस्तों फटीग यानी थकान अध्ययन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा टाइम स्टडी यानी समय अध्ययन। अब टाइम स्टडी दोस्तों हम क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है यार, जो हम हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, या कोई हम जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए,
वो हम टाइम स्टडी में ही देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टारगेट वर्कर्स का और कितने वर्कर चाहिए उस एक काम को करने के लिए, ये टाइम स्टडी में देखा जाएगा। और जो हमारे वर्कर्स हैं दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एफिशिएंट कुशल और अकुशल। तो ये कैसे डिसाइड हो, ये भी दोस्तों हमें टाइम स्टडी से ही डिसाइड करना होता है। अब इसमें भी दोस्तों वही बात है, पहली तो ये टेलर ने कहा है कि अपने मन से या मैनेजर अपनी इच्छा से नहीं करे या फिर किसी और को देख कर ना करे, ठीक है। इसमें भी वही साइंटिफिक तरीका लगाना है हमें। क्या करना है इसमें दोस्तों, तो इसमें दोस्तों सिंपल अपने को वही एक एवरेज वर्कर को लेना है और दोस्तों टाइम नोट करना है। स्टॉप वॉच लगा लो या कुछ भी लगा लो, आप टाइम सेट कर लो, ठीक है। टाइम सेट कर लो कि हाँ भाई वो काम एक वर्कर 10 घंटे में या 5 घंटे में जो भी है कर रहा है, ठीक है। अब यही काम नहीं, एक वर्कर से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही दोस्तों ये चीज़ आप कम से कम 100 बार ट्राई करो, टेलर ने कहा है 100 बार ट्राई करो और फिर जो उसका एवरेज निकले, भाई किसी ने 10 घंटे लिए, किसी ने 12 घंटे लिए, किसी ने 8 लिए, किसी ने 15 लिए, किसी ने 6 लिए, तो ऐसे करो और उसका एवरेज निकालो। जो एवरेज टाइम आएगा वो उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लो, हाँ भाई इस काम को करने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट है, इतना स्टैंडर्ड टाइम है, तो ये एवरेज टाइम हो जाएगा जो उस टाइम से पहले करेगा। समझ लो अपन ने एवरेज टाइम या स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया 10 घंटे। यदि कोई वो काम कर रहा है 8 घंटे में तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है। सिंपल सी बात है दोस्तों, टाइम से पहले काम कर रहा है। और कोई उस काम को 10 से 12 घंटे, 10 घंटे का है लेकिन 12 घंटे में कर रहा है, तो वो इनएफिशिएंट है, यानी अकुशल है। सिंपल सी बात है, वो क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों टाइम स्टडी से हमें ये पता चल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों है हमारी मेथड स्टडी, यानी कार्य पद्धति अध्ययन। अब ये क्या है साहब, तो दोस्तों ये क्या है, मेथड स्टडी मतलब किसी काम को करने का तरीका। मेथड मतलब कौन सी हमारी बेस्ट मेथड हो, कौन सी हमारी कार्य पद्धति हो ताकि हमें मैक्सिमम लाभ मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले और उसकी कॉस्ट कम से कम आए, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारी चीज़ होती है। तो ये दोनों चीज़ जिसमें आएगी, जिस मेथड में आएगी वो हमारा बेस्ट मेथड होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें दोस्तों क्या है, जब से हम कच्चा माल खरीदते हैं, मतलब कच्चा माल खरीदने से लेकर जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है किसको, कस्टमर को, वहाँ तक का जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है वो सब दोस्तों मेथड स्टडी में ही आता है। कहाँ से लेकर, कच्चे माल से लेकर जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता कस्टमर को, वहाँ तक का जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारे स्टेप्स होंगे, वो चीज़ दोस्तों इसमें आएगी। जैसे समझ लो अब कच्चे माल को दोस्तों कैसे जो तैयार माल है या फिनिश्ड गुड्स है कन्वर्ट करना है, मतलब ये वर्कर करेंगे, पार्ट मशीन करेगी, या वर्कर नहीं करेंगे केवल मशीन। तो ये जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है वो हमें ढूंढना है जिसमें हमारी कॉस्ट तो मिनिमम आए और हमें बेनिफिट ज़्यादा होंगे। फिर दोस्तों पैकेजिंग का काम होगा, तो पैकेजिंग वर्कर्स के द्वारा किया जाएगा या फिर मशीनों के द्वारा किया जाएगा, दोनों से होती है पैकिंग। तो उसमें हमारी जो कॉस्ट कम आए, बेनिफिट ज़्यादा हुए, उसमें हम ये देखेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी है, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है, कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वो मेथड स्टडी में हम करेंगे। ऐसे ही स्टडी करेंगे, देखेंगे जिसमें मिनिमम कॉस्ट हो रहे हैं और हमारे बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कॉस्ट कम आ रही है तो हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी ये कंसेप्ट वो होएगा, तभी कंसेप्ट पूरा होएगा। क्योंकि बेस्ट पॉसिबल वे करना है, सारी चीज़ें इसमें हो जानी चाहिए। हमारी कॉस्ट भी कम आ जानी चाहिए, तो कस्टमर को सेटिस्फिकेशन भी हो जाना चाहिए, क्वालिटी अच्छी आ जानी चाहिए। तो वो चीज़ें, ऐसे नहीं कि आप क्वालिटी कम कर दो, क्वालिटी कम कर दोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। जितना हो सके उतना मिनिमम करें और क्वालिटी को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। तो ये होगा मेथड स्टडी में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली स्टडी है मोशन स्टडी, यानी गति अध्ययन। तो गति अध्ययन में दोस्तों क्या है, सिंपल सी बात है कि एक आदमी काम करने के दौरान कितनी बार इधर उधर टाइम पास कर रहा है। सिंपल सी बात, मतलब मूवमेंट कितना हो रहा है, इधर उधर कितना आ रहा जा रहा है या टाइम पास कर रहा है, जो भी दौरान वो देखना है हमें। और ये देखना है दोस्तों कि
एक आदमी के प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कितने हैं। मतलब किसी काम से वो इधर उधर कितनी बार आ रहा जा रहा है या फिर बिना काम से इधर उधर कितनी बार आ रहा जा रहा है, वो देखना होता है मोशन स्टडी में। फिर दोस्तों हमें ये कम से कम करना पड़ता है, जो फालतू ये डोल रहा है ना, फालतू घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो हम कम से कम करें। मतलब जो वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, वो हम कम से कम करें, वेस्ट वाले मूवमेंट कम से कम करें। इसके अलावा हम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं, टूल्स हैं, उनको इस तरह से व्यवस्थित रखें कि एक आदमी को बार बार लेने आना या जाना नहीं पड़े। ठीक है, तो इसमें भी वही सिंपल सी बात, हम एक एवरेज वर्कर को ले लेंगे। ठीक है, और जब वो स्टार्ट कर रहा है काम करना फिर वो हम देख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम नोट करेंगे कि वो उस कार्य करने के दौरान कितनी बार इधर उधर गया है, कितनी बार उसका मूवमेंट हुआ है, कितनी बार अपनी जगह से उठा है, कितनी बार जगह पर बैठा है। और ऐसे ही हम कई बार 100 बार करेंगे अलग अलग वर्कर के साथ। फिर इससे ये दोस्तों हम क्या कर लेंगे कि हाँ भाई प्रोडक्टिव आवर्स कितने, प्रोडक्टिव मूवमेंट कितने हैं और अनप्रोडक्टिव मतलब उत्पादकीय गैर उत्पादकीय उसके जो मूवमेंट्स हैं वो कितने हैं। और फिर हम प्लान बनाएंगे हाँ भाई कैसे ये कम से कम किया जाए। जैसे दोस्तों हम कम कैसे कर सकते हैं, तो कम दोस्तों हम ऐसे कर सकते हैं, समझ लो एक मशीन पर एक वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, अब उसको कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स की ज़रूरत है। अब वो उसके दूर पड़े, उससे बहुत दूर पड़े, जहाँ पर वो काम कर रहा है उससे बहुत दूर पड़े, उसको जाना पड़ता है। तो जाने में 5 मिनट खर्च होते हैं, आने में 5 मिनट खर्च होते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं हम ऐसा करें, जो मशीन है उसके पास ही कुछ उसका टेबल वगैरह रख दें और उस पर उसके टूल्स रख दें, तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना 5 मिनट आने जाने का, वो बच जाए दोस्तों। इस तरह हम क्या है टाइम बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखी जाती है मोशन स्टडी यानी गति अध्ययन में। कुल मिलाकर बात ये है, हमें ये देखना है कि वो टाइम पास कम करे, हमारा वर्कर काम ज़्यादा करे, ये देखना है बस। इसके बाद दोस्तों है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यानी विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो दोस्तों टेलर क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का बड़ा सपोर्टर था। वो क्या सोचता था, उन्होंने बोला था कि भैया जो ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा एफिशिएंसी है जिसकी, जो ज़्यादा इफेक्टिव है उसको ज़्यादा पैसा दो और जो कम इफेक्टिव है उसको कम पैसा दो। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को कम पैसा दोगे, किसी को कम पैसा दोगे और किसी को ज़्यादा दोगे, काम एक ही कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो वो जो कम पैसे वाला है ना, वो अपने आप मोटिवेट होगा ज़्यादा काम करने के लिए, अपने आप मोटिवेट होगा। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो दोस्तों। मान लो एक जो काम है, एक दिन का काम है, एक दिन में हमें 10 यूनिटों को तैयार करना है, 10 यूनिटें बनानी है। अब हमारे पास 3 वर्कर हैं, 10 यूनिट बनानी है, 10 यूनिट के 500 रुपये हैं। ठीक है, एक वर्कर जो है, एक वर्कर बनाता है 10, जो बनानी थी वही की वही बनाता है। एक वर्कर बनाता है 12 और एक वर्कर बनाता है 8। तो टेलर ने बोला जो 12 यूनिट बना रहा है, जो 12 यूनिट बना रहा है उसे भैया ज़्यादा पैसा दो, उसे ज़्यादा पैसा दो। किससे, जो एक तो 10 यूनिट बना रहा है और एक जो कम बना रहा है, कौन, जो 8 यूनिट बना रहा है, जो 8 यूनिट बना रहा है उससे ज़्यादा पैसा दो। अब अगर 10 यूनिट का 500 रुपये, मतलब एक यूनिट में 50 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो वो 12 यूनिट बना रहा है, तो 12 पंजे 60, यानी उसको 600 रुपये मिल रहे। और वो 8 यूनिटें बना रहा है, यानी 8 पंजे 40, उसको 400 रुपये मिल रहे। मतलब भैया 200 रुपये का डिफरेंस आ गया। जो एक 8 यूनिट बना रहा है, एक 12 यूनिट बना रहा है, 200 रुपये का डिफरेंस। तो अगर हम उसको 200 रुपये ज़्यादा देंगे जो 12 यूनिटें बना रहा है, तो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे, समझ लो मैंने 8 यूनिटें बनाई, मुझे 400 रुपये मिल रहे, तो यार मुझे लगेगा यार 200 रुपये कम मिले, तो मैं अपने आप मोटिवेट होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी 12 यूनिट बनाऊं, मुझे भी 600 रुपये मिले। सिंपल सी बात है। तो यही बोला टेलर ने कि जो ज़्यादा कुशल है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसे ज़्यादा पैसा दो और जो कम एफिशिएंट है उसे कम पैसा दो। ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी ज़्यादा काम करने के लिए। सिंपल। तो दोस्तों जैसे विभेदात्मक जो प्रणाली है, ये विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली है, ये क्यों बनाई गई है? हाँ भाई, आदमी ज़्यादा काम करे उसको देखकर। लेकिन दोस्तों अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो एफिशिएंट है, वो प्रभावी ज़्यादा है, वो अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये पॉसिबल कब है दोस्तों? ये पॉसिबल है जब दोनों मिलकर काम करेंगे, मैनेजर और वर्कर दोनों के संयुक्त जो प्रयत्न है, मतलब दोनों के
दोनों के जो भी एफर्ट है ना, मिलकर एफर्ट लगेंगे तो उसका रिजल्ट होगा ये दोस्तों, उसका ही रिजल्ट होगा ये, ठीक है, तभी ये अच्छा प्रोडक्शन पॉसिबल है। मतलब दोस्तों कोई सी भी टेक्निक हो, जब तक दोनों मिलकर काम नहीं तब तक कुछ भी संभव नहीं है, वर्कर और मैनेजर। इसीलिए इसीलिए दोस्तों जो हमने अभी टेक्निक्स पढ़ी है उनका सार क्या निकलता है, उनका सार ऐसा है कि टेलर ने क्या कहा है, टेलर क्या चाहता है इनके द्वारा। तो दोस्तों टेलर साफ साफ ये चाहता है कि दोनों के माइंड सेट में परिवर्तन हो, वर्कर और मैनेजर के माइंड सेट में परिवर्तन। और माइंड सेट में परिवर्तन को वो उसने क्या नाम दिया है, मानसिक क्रांति, यानी दोस्तों मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये दोस्तों मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, मानसिक क्रांति क्या होती है, तो दोनों के प्रति जब व्यवहार में जब परिवर्तन आएगा ना, मतलब मानसिक क्रांति से चाहता क्या है कि भैया जो दोनों मैनेजर और वर्कर दोनों एक दूसरे के प्रति अपना माइंडसेट बदले, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव सोचें। मतलब दोस्तों प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए उन दोनों के बीच में, प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग। तो देखो इनको क्या लड़ना नहीं चाहिए, मतलब लड़ना इस बात पे नहीं चाहिए कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिले, मैनेजर को मिले वर्कर को मिले, ठीक है, इस बात पे नहीं लड़ना चाहिए। दोनों को क्या है आपस में मिलकर ये करना चाहिए कि भैया प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, हमें प्रोडक्शन से मतलब है। दोनों को समझना चाहिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, कंपनी के लिए दोनों ही जरूरी है। वर्कर का भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी मैनेजर की है, ऐसे नहीं मैनेजर बड़ा है तो वर्कर को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, दोनों को ये समझना चाहिए और दोनों ही कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और उन दोनों को मिलकर दोस्तों किस पर ध्यान देना है कि मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों मेंटल रिवॉल्यूशन पे काफ़ी फोकस किया था इन्होंने, टेलर ने। तो दोस्तों दोनों का माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोस्तों दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचें और सहयोग करें। तो दोस्तों ये थी टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टेक्निक समझ में आ गई होगी, अच्छे से मैंने समझाया है, इजी लैंग्वेज में समझाया है। फिर भी कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसके आगे भी कुछ मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और दोस्तों टेलर और फेयोल का जो कंपैरिजन है उनके सिद्धांतों का, वो भी हम करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।